चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अपन 7th चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। एक अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा क्रिटिकल चैप्टर भी माना जाएगा। आप कहेंगे दिमाग के घोड़े दौड़ाना पड़ते हैं यहाँ पर। आगे जाके जब तुम देखेंगे डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन ऐसे टॉपिक जब चालू होते हैं तो तब तो अच्छा खासा दिमाग दौड़ाना पड़ता है। तो कुल मिला के देखेंगे तो अपन यहाँ पर 10 टॉपिक है ना। पहला क्या है? सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस और रोलिंग मोशन। अब इसमें पॉइंट ऐसा है बेटा, देख एनसीईआरटी में सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन का जो पार्ट है एक साथ दिया हुआ है, मगर तुम कई सारी अगर किताबें देखेंगे ना तो ये अलग अलग दिया हुआ है। जैसे अगर तुम सीपी सिंह की बुक देखेंगे और बहुत सारी बुक, तो उसको सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन करके एक अलग सा टॉपिक है। वर्क एनर्जी एंड पावर, पावर तक एक टॉपिक है, एक चैप्टर है। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन करके एक चैप्टर है, रोटेशनल मोशन करके एक अलग चैप्टर है। मगर एनसीईआरटी में उन दोनों को साथ में दिया हुआ है, तो हम भी इसको थोड़ा साथ में लेंगे। और टॉपिक्स की जो ऑर्डर है ये मैंने मेरे हिसाब से सेट किया है। अगर तुम एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये दोनों तो सेम है, मगर इसके बाद के जो ऑर्डर है वो लोग टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम से स्टार्ट करते हैं। मगर मुझे कन्वीनियंट लगा कि यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, है ना, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। तो थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, सेंटर ऑफ मास। अब वो तो नाम से ही पता चल रहा है कि पूरे मास का एक सेंटर माना जाएगा। जस्ट अ मोमेंट। तो चलो देखते हैं क्या है सेंटर ऑफ मास। अ पॉइंट एट विच एंटायर मास ऑफ द सिस्टम can be supposed to be concentrated is called as center of mass। एक ऐसा पॉइंट जिसपे सिस्टम का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड नजर आएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि सारा का सारा मास उसी पॉइंट में घुसना चाहता है, उसी पॉइंट में आपका समा जाना चाहता है। तो हम लोग कहेंगे ऐसे पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास कहेंगे। या फिर एक और तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं, एक ऐसा पॉइंट जिसको मैं बैलेंस करूंगा तो पूरी बॉडी के मास के बराबर होगा। मतलब कैसा? जैसे कि मान लो ये मार्कर है, अब मैं क्या करता हूं, मार्कर को तराजू पे रखता हूं और मैं बोलता हूं देखो भाई ये मार्कर कितने ग्राम का है, तो वो बोलेंगे 10 ग्राम का है ना। अब मैं क्या करता हूं, देखता हूं कि मेरे पास जो तराजू है उसके ऊपर सिर्फ एक पॉइंट है और मुझे इस मार्कर को ऐसा रखना है कि अभी भी वो 10 ग्राम भरे। तो जब मैं ऐसा रखूंगा तो 10 ग्राम नहीं भरेगा, ऐसा रखूंगा तब भी नहीं भरेगा। कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा, है ना, जिसपे ये सिस्टम भी बैलेंस हो जाता है। और हम क्या देखते हैं कि भैया ये पॉइंट पर रखने पे ये तराजू आपको कितना मास बता रहा है, उसका 10 ग्राम। तो इस छोटे से पॉइंट का मास एक पूरे पेन के मास के बराबर आ गया, है कि नहीं। तो हम कहेंगे ये एक ऐसा पॉइंट है जो पूरी बॉडी का क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है ना। ऐसा लगता है कि सारा मास वहीं आ जाएगा। थोड़ा और समझने के लिहाज से अगर मान लो कि मैं सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स लेता हूं, 2 पार्टिकल्स लेता हूं M1 और M2, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा है ना, ये 10वीं में पढ़े थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन चैप्टर में फिर से आएगा कि दुनिया का हर पार्टिकल हर दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। न्यूटन ने बोला था कि हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों भी अट्रैक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आके वो चिपकेंगे। तो सवाल उठता है वो कहाँ आके चिपकेंगे। तो कहते हैं कि वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। जैसे ही मैं इनको उनके हाल पे छोड़ूंगा तो ये खट करके आएंगे और उसी पॉइंट पे आके चिपक जाएंगे। और वो कौन सा पॉइंट होगा? सेंटर ऑफ मास। तो हमने देखा ना ये मास किधर कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर ऑफ मास पे। अच्छा चल 2 पार्टिकल नहीं, ऐसे कई सारे पार्टिकल्स ले लो।
हमको मालूम है कि ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब मैं इनको इनके हाल पे छोड़ दूंगा तो ये सब के सब आके एक जगह पे चिपक जाएंगे, है ना, सब के सब आके एक जगह पे चिपक जाएंगे। तो वो कौन सी जगह होगी जहां पर सारे के सारे पार्टिकल्स आके चिपक जाएंगे, सेंटर ऑफ मास, है ना। तो हम लोग ने कहा कि भैया एक ऐसा पॉइंट जहां सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। और इतना ही नहीं, जैसे मैंने अभी अभी कहा कि सेंटर ऑफ मास जो होता है वो पूरी बॉडी का या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है ना। ये पूरी बॉडी का मोशन रिप्रेजेंट करेगा। मतलब आप उस अकेले की मोशन को आप क्या कर लो, मॉनिटर कर लो, तो आप पूरी बॉडी के मोशन को मॉनिटर कर सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंट्री होता है ना। अब कंट्री में, इंडिया में तकरीबन 150 करोड़ लोग के आसपास हैं। कोई एक डिप्लोमेटिक डिसीजन लेना है, कोई कंट्री के साथ डिसीजन लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रशिया और यूक्रेन को वॉर हुआ था, हम किसकी साइड लेना चाहते हैं, यूक्रेन की या रशिया की, या न्यूट्रल रहना चाहते हैं। अब नो डाउट सबकी राय अलग अलग होगी। कोई बोलेगा नहीं हम यूक्रेन के साथ हैं, कोई बोलेगा हम रशिया के साथ हैं, सबकी राय अलग अलग होगी। मगर फिर एक बंदा बोलेगा तो उसको सबको उसकी राय मानना पड़ेगी। वो रहता हमारा प्राइम मिनिस्टर, है ना। अगर हमने कहा हमारे प्राइम मिनिस्टर जो बात बोलेगा वो पूरी इंडिया की राय मानी जाएगी, है ना। उन्होंने बोला कि रशिया का साइड लेंगे हम, तो वो ऐसा माना जाएगा कि भाई पूरा इंडिया रशिया के साथ खड़ा हुआ है। अगर वो बोलते यूक्रेन का साइड ले रहे हैं हम, तो पूरा इंडिया यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। तो एक पर्टिकुलर एक पर्सन 150 करोड़ लोगों का क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है ना। उसके एक अकेले के मोशन से जो डिसीजन लेगा वैसा समझ में आता है कि पूरा नेशन वही डिसीजन ले रहा है ना। तो वैसे ही एक अकेला पॉइंट है ना, जो पूरा रिप्रेजेंटेटिव होगा पूरी बॉडी का या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। अगर वो एक अकेला पॉइंट 10 मीटर सर का, तो हम मानेंगे पूरी की पूरी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स 10 मीटर सर की, या पूरी की पूरी बॉडी 10 मीटर सर का, है ना। जैसे थोड़ा सा समझने के लिहाज से कि मैं कहूंगा देखो भाई ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं अपन। यहां पर बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स हैं। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने 10 पार्टिकल्स ले लिया। अब ऐसा है कि ये 10 पार्टिकल्स यहां से सरक कर यहां आ गए। 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10। ये 10 के 10 पार्टिकल्स सरक के यहां से यहां आ गए। हो सकता है इनमें से कोई पार्टिकल थोड़ा ज्यादा सरका होगा, हो सकता है कोई पार्टिकल थोड़ा कम सरका होगा, थोड़ा बहुत सब में थोड़ा बहुत फर्क होगा, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क होगा। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो पार्टिकल्स का सेट था, जिसे मैं कहूंगा क्लाउड ऑफ पार्टिकल्स, क्या कहूंगा, क्लाउड ऑफ पार्टिकल्स, ये कितना सरक के गया। अगर मैं इसकी पकड़ के चलूंगा, देखो इसको पकड़ो, ये कितना सरका, तो बोले यहां से यहां तक आया, है ना। आप यहां से यहां तक गिनोगे तो आप देखोगे सारा ये पार्टिकल थोड़ा ज्यादा सरक गया, है ना। वहीं अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूंगा तो ये तो जैसा था वैसे जाके गया, है कि नहीं। तो हम कहेंगे अगर एक एक पार्टिकल को देखेंगे तो सबका अलग अलग आएगा। तो हम फिर एक ऐसे पॉइंट को पकड़ते हैं जो पूरी बॉडी का क्या है, सेंटर है, सेंटर ऑफ मास है, यानी उसके पूरी बॉडी का क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। तो मैं कहूंगा चलो ठीक है, मैंने एक ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकाल लिया, ये है वो पॉइंट। हो सकता है कि वो पॉइंट अकेला खाली जगह पे आए, हो सकता है कि वो पॉइंट है वो सिर्फ एक, वो पॉइंट एक खाली जगह पर आए, या ऐसा भी हो सकता है किसी पार्टिकल के ऊपर आ जाए। मैं कहूंगा ये सेंटर ऑफ मास पहले यहां था, अब सरक के वो यहां पर आ गया। तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, ये कहां से कहां तक सरका, तो बोले देखो ये इसका इनिशियल पोजीशन, ये इसका फाइनल पोजीशन। और अब मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर लूंगा, और मुझे वो उसका क्या देगा, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अब अगर उसने सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट दिया तो क्या मैं ये नहीं कह सकता ये पूरे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट है ना, सारे के सारे पार्टिकल्स इतना डिस्टेंस सरक के आगे गए, है ना। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया ये पार्टिकल्स, बिल्कुल ऐसी बॉडी का भी होता है ये। चलो देखो इस तरह से एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हम देखेंगे। मैं कहूंगा कि ये, या फिर ऐसा समझो कि ये मेरी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। मैं कहूंगा ठीक है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स का ये एक दीवार है, ये वॉल है, और ये एक बॉक्स है। मैं बोलूंगा देखो ये वाला जो बॉक्स का किनारा है दीवार से कितनी दूरी पे है, आप कहेंगे सर वो 3 मीटर की दूरी पे है। मैं बोलूंगा बॉक्स का ये किनारा
दीवार से कितनी दूरी पे है? आप कहोगे 5 मीटर की दूरी पे है। मैंने अगर सवाल किया मुझे बताओ बॉक्स कितनी दूरी पे है, 3 है या 5 है या कुछ और है? बॉक्स कितनी दूरी पे है? देख ये एंड कितना है, 3 मीटर की दूरी पे है ना, और ये एंड कितना है, 5 मीटर की दूरी पे है। और बॉक्स लगातार एक जैसा है, मतलब कहीं से कम कहीं से ज्यादा नहीं, एकदम रेक्टेंगुलर चौकुट है एकदम। और अब मैं कहूंगा बॉक्स की दूरी दीवार से बताओ, बॉक्स की दूरी दीवार से बताओ, तो आप बताओ कितनी वैल्यू आएगी उसकी? 4 मीटर। अब बॉक्स का सेंटर ऑफ मास, क्योंकि मैंने क्या बोला बॉक्स एक जैसा यूनिफॉर्म है, तो हमको मालूम है बॉक्स का सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, बीचों बीच आएगा, है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे कि बॉक्स की अगर दूरी निकालना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके सेंटर ऑफ मास की दूरी देखना पड़ेगा। कहां से? वॉल से। तो मैं देखूंगा ठीक है भाई, ये जो सेंटर ऑफ मास है आपका, ये दीवार से कितना दूर है, तो आप कहेंगे सर 4 मीटर। तो इसको माना जाएगा कि बॉक्स की डिस्टेंस है। अगर आप इसको पकड़ के चलेंगे तो ये बोलेगा भाई ये तो नजदीक है भाई, 3 मीटर दूरी है ना, वो बोलेगा 3 मीटर कोई ज्यादा दूर नहीं, अपन अब भी पहुंच जाते। मगर ये बोलेगा अरे भाई मैं वो दूर हूं, 5 मीटर दूर हूं मैं, ये 5 है ना, ये वाला हिस्सा क्या बोलेगा, मैं तो 5 मीटर दूर हूं। और अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो ये वाला हिस्सा क्या बोलेगा, मैं यार इतना दूर थोड़ी हूं, मैं तो नजदीक हूं उसके। तो इसका ना उसका अपने को क्या पकड़ के चलना पड़ेगा, बीच का पकड़ के चलना पड़ेगा। तो हम इसकी पकड़ के चलेंगे कि भाई ये कितनी दूरी पे है ना। इसी तरह से अगर मान लो कि भाई ये जमीन है, ये अर्थ है ना, और ये एक बॉक्स है अगेन, देखो ये यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है ये कितनी है, 10 मीटर। और यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है मान लो ये 6 मीटर है ना। और मान लो ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है, ये क्या है इसका सेंटर ऑफ मास है। तो अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो मैं कहूंगा कि भैया यहां से यहां तक की दूरी कितनी, इमेजिन कर लो, मैंने खुद आपको वैल्यू बता दिया 8 मीटर। और अब मैं पूछूंगा बॉक्स का हाइट जमीन से कितना है, 6 मीटर, 8 मीटर की 10 मीटर? 8 मीटर। आप क्या पकड़ोगे, सेंटर ऑफ मास को पकड़ोगे। आप बोलोगे सेंटर ऑफ मास का जो हाइट रहेगा वो पूरे बॉक्स का हाइट रहेगा, है कि नहीं? तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट का हाइट, किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, कुछ भी देखना है तो आपको किसका देखना पड़ता है, सेंटर ऑफ मास को देखना है। जो हाल सेंटर ऑफ मास का रहेगा वो पूरे बॉक्स का, पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का ऐसा रहेगा, है ना। अब हमको क्या है, अब जाहिर बात है जब सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं हम लोग ने ये देख लिया, तो हमको उसको कैलकुलेट करते भी आना चाहिए। तो कैलकुलेशन कैसा करेंगे, तो देखो इवैल्यूएशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, evaluation of center of mass can be classified as, जो सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन होगा, हम जो कैलकुलेट करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स को हम 3 तरह से बांटते हैं आसानी के लिए। सबसे पहला रहेगा सेंटर ऑफ मास फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स का जो सिस्टम रहेगा, है ना, उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो। फिर आएगा सेंटर ऑफ मास फॉर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, या फिर जिसे हम लोग कहेंगे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तीसरा रहेगा फॉर कंटिन्यूअस बॉडी। तो जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो तो देखो कि ये जो प्रॉब्लम है कौन सी कैटेगरी में आता है। क्या ये सिर्फ 2 पार्टिकल का है, क्या ये 2 से ज्यादा पार्टिकल्स की बात चल रही है, क्या ये कंटिन्यूअस बॉडी की बात चल रही है। फिर कंटिन्यूअस बॉडी में ये देखो कि 1 डायमेंशनल बॉडी है कि 2 डायमेंशनल बॉडी है या 3 डायमेंशनल बॉडी है। आपको 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल रहेगा हार्डली, उससे ज्यादा नहीं रह सकता, 3 का नहीं आएगा। तो इस तरह से कैटेगराइज करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं आगे
सेंटर ऑफ मास फॉर सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास फॉर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के सिस्टम के लिए। ओके, अब कंसीडर करो दो पार्टिकल्स, कंसीडर two particles of masses m1 and m2 separated by a distance small d। तो दो पार्टिकल्स कंसीडर करूंगा मैं जिनके मासेस m1 एंड m2 रहेगा, ठीक है। तो देखो ये रहेगा m1 और ये रहेगा m2, और उनके दोनों के बीच का जो फासला रहेगा उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल d से, ठीक है। अब ऐसा है कि हम ये बात जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास हमेशा भारी भरकम जो सरफेस है उसके मास है उसके करीब रहेगा। मतलब कैसा, अगर मान लो कि ये जो बॉडी है यूनिफॉर्म बॉडी है, ये रॉड है एकदम यूनिफॉर्म, शुरू से लेकर आखिर तक चौड़ाई ऊंचाई सब एक जैसी है, और मुझे इस रॉड को बैलेंस करना है ना। हम ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां पर पूरा बॉडी बैलेंस हो जाए, तो वो कहाँ होगा आपको मालूम है, एकदम बीचों बीच में होगा। अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है तो उसके एकदम बीचों बीच, मुझे अगर से बैलेंस करना है तो मैं ये ऐसा लगाऊंगा, उंगली को एकदम उसके बीचों बीच लगाऊंगा और वो वहां पर क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, है ना। अब अगर मैं कहूंगा ठीक है अब मुझे इस वर्नियर कैलिपर को बैलेंस करना है, आप बेहतर तरीके से जानते हो कि वर्नियर कैलिपर का ये हिस्सा थोड़ा ज्यादा मास है और इस हिस्से पे मास कम है, तो आप बीचों बीच रखोगे उंगली को बैलेंस करने के लिए, आप तो थोड़ा सरकाओगे साइड में, मतलब जिस तरफ मास ज्यादा है उसकी तरफ आप सरकाओगे। आपको मालूम है कि वो जो पॉइंट जहां पर वो बैलेंस करने वाला है वो उस तरफ होगा जहां पर मास ज्यादा है ना। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास या पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास lies close to the point या to the heavier mass। जो आपका सेंटर ऑफ मास का फासला है वो करीब होता है, किसके करीब होता है, जिसका मास कैसा है, ज्यादा है। जिसका मास कम होगा उससे दूर होगा और जिसके मास ज्यादा होगा उसके करीब होगा। क्या एग्जांपल दिया था मैंने, है ना, एक एग्जांपल दिया था ना इससे पहले भी रिश्तों का, है ना। फैमिली में दो लोग हैं, एकदम मालदार पार्टी है ना, एक हल्के फुल्के लोग हैं, बेचारे का किसी मिडिल क्लास है ना, हैंड टू माउथ कमाने वाले, है ना। एक मगर इंसानी फितरत है, जो सक्सेसफुल है उसकी तरफ झुकाव उसका ज़्यादा रहता है हर इंसान का, है कि। जो बेचारा मिडिल क्लास अच्छा है, नेक इंसान सब है, मगर फिर भी उसको एक नॉर्मल तरह बिहेव करेगा, हाँ हाँ ठीक है आ जाओ बैठ जाओ, हाँ BHMS के जैसा। मगर वहीं अगर कोई एक ऐसा बंदा है जो क्या है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, आप उसका झुकाव आपकी तरफ ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा करीब फील करेंगे, है ना। आप रिश्ते गिनाने लगेंगे, याद है अपन बचपन में ऐसा थे, अपन वैसे थे। अब तुम साला वो उसके साथ बैठ के तुमने चाय पिए सब किए, मगर उसको इतना तुम ध्यान नहीं देंगे। मगर जो मान लो BHMS और MBBS का एग्जाम्पल लिया था, है ना। MBBS वाले को बोलेगा, एक डॉक्टर है जैसे मान लो, तो वो BHMS वाले को इतना वो नहीं वो करेगा जितना एक MBBS वाले को MS को MD को जो इतना भाव देगा वो उसको नहीं देगा, है ना। तो वो दुनिया की फितरत है कि आप करीब रहेंगे किसके, जिसका मास ज़्यादा है ना। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पर पॉइंट O को ऐसा सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना है, तो भैया मान लो कि M2 इज ग्रेटर देन M1, है ना। मास M2 क्या है, बड़ा है M1 से, तो सेंटर ऑफ मास M2 के करीब रहेगा और M1 से क्या रहेगा, दूर रहेगा। चलो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन जो है, मास M1 से मैं R1 करके इंडिकेट कर देता हूं, और मास M2 से उसकी लोकेशन को मैं R2 से इंडिकेट कर देता हूं, है ना। तो मैं यहां पर लिखूंगा
कि जैसे कि मैंने देखा कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लाइज क्लोज टू द हैवियर मास, है ना, तो उसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ मास का फ्रॉम द हैवियर मास कैसा होगा, कम होगा, और लाइटर मास से वो डिस्टेंस कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं दैट इज कि आपका R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, है ना, जिसका मास ज्यादा, है ना, जिसका मास ज्यादा सेंटर ऑफ मास की दूरी कम, जिसका मास कम सेंटर ऑफ मास की दूरी ज्यादा, तो इनवर्स रिलेशन हुआ ना इसका। तो अगर ऐसी बात है तो मैं बोलूंगा देखो यहां कुछ ना कुछ क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, जो हर जगह आता हूँ, हर एक मास और हर एक पोजीशन के लिए आता हूँ। तो फिर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर R1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, कांस्टेंट अपॉन M1, है ना, और R2 को भी आप क्या लिख सकते हैं आप, कांस्टेंट अपॉन M2, है ना। तो फिर जब मैं R1 अपॉन R2 करूंगा तो यहां क्या हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा बेटा M2 अपॉन M1 होगा, M2 अपॉन M1 हो जाएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने पे। अब M1 को इधर ला ले तो M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2, है ना। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला आया इसका जो कहा जाएगा सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए। आप इसे क्वेश्चन नंबर 1 दे सकते हैं। ओके, अब अगर मुझे क्या करना है, सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करना है, मुझे पता लगाना है कि इस मास M1 से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है। मुझे सिर्फ ये मास और ये मास की वैल्यू मालूम है और उन दोनों के बीच का फासला मालूम है, और मुझे क्या निकालना है, R1। इस फॉर्मूले में क्या प्रॉब्लम है, R1 निकालने के लिए M1 चाहिए, M2 चाहिए और R2 भी चाहिए। अगर देखो ये R1 निकालना है, M1 M2 और R2 भी चाहिए, मगर मान लो मेरे पास है ही नहीं हो, मेरे पास M1 है, M2 है और D है, तो आता कैसा है। अब ये कैसा करेंगे, तो बहुत आसान है। हम ये बात जानते हैं कि देखो R1 प्लस R2 इक्वल्स टू D है, तो देयरफॉर R2 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन, D माइनस R1 लिख सकते हैं। अब अगर R2 को D माइनस R1 लिख सकता हूं तो इक्वेशन नंबर 1 में वो वैल्यू डाल दो, तो M1 R1 इज इक्वल्स टू M2। अब R2 की जगह क्या लिखोगे बेटा, D माइनस R1, देयरफॉर M1 R1 इज इक्वल्स टू M2D माइनस M2 R1, M2D माइनस M2 R1। अब एक काम करो, उसको इधर लेके आ जाओ, देखो M1 R1 प्लस M2 R1 इज इक्वल्स टू M2D, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, इसमें से R1 को कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू M2, उसको उधर ट्रांसफर करो, R1 इज इक्वल्स टू, हाँ M2D सॉरी, R1 इक्वल्स टू M2D अपॉन M1 प्लस M2। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, है ना। सिमिलरली इसी तरह से मैं क्या लिख सकता हूं, R2 इज इक्वल्स टू M1D अपॉन M1 प्लस M2, इक्वेशन नंबर 3। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले आ गए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने के लिए। अगर M1 मास से पूछता है कि भाई ये बता M1 मास से सेंटर ऑफ मास किधर आएगा, लोकेट करके बता, तो सिंपली क्या करना है, M2 इंटू डी अपॉन M1 प्लस M2। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है ना। अगर मैं कहूँ कि मुझे M2 मास से बताओ कि सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, M1 इंटू डी अपॉन M1 प्लस M2। आई बात समझ में आपको, है ना। तो ये फॉर्मूले से अपन सेंटर ऑफ मास लोकेट कर सकते हैं फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स, है ना। समझा, कौन सा पार्ट, ये वाला, ये कैसे क्या आया देख यहां से पकड़, हम लोग को मालूम है R1 प्लस R2 कितना होता है, D। बोले कहां से, देख ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना होता है, D होता है। R1 प्लस R2 इक्वल्स टू D, R2 को रहने दे, R1 को उधर भेज, तो R2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, D माइनस R1। अब क्या कर, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर,
R2 की जगह तो वो वाली डाल दी वैल्यू d माइनस R1, है ना। M2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, है ना। अब एक काम कर, इसको उठा के इधर रख, M1 R1 जैसे कि वैसी है, ये इधर आया तो क्या बना, प्लस हो गया M2 R1, है ना। अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, R1 निकल गया, क्या बचा M1 प्लस M2, है ना। अब इसको उधर लेके जा, M2D अपॉन M1 प्लस M2, तो ये आ गया R1 का फॉर्मूला। अब अगर तूने क्या किया, इसी फॉर्मूले को ऐसा लिखा, तूने क्या किया था, R2 इज इक्वल टू D माइनस R1 लिखा था ना, तूने R1 को उधर भेजा था। अब एक काम कर, R2 को उधर भेज, तो R1 इक्वल टू क्या बचेगा, D माइनस R2, है ना। अब इस फॉर्मूले में R1 के जगह D माइनस R2 डाल दे, और बिल्कुल इसी तरह वापस से सॉल्व करते जा पूरा, तो तेरे को ये फॉर्मूला मिलेगा, है ना। वो अगर तुम ऐसे ही जाओगे ना सॉल्व करते तो तुमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। आया समझ में। अब ऐसा है, इसकी प्रॉब्लम देख लेते हैं। Two particles of masses 1 kilogram and 2 kilogram are located at x equals to 0 and x equals to 3 meters. Find the position of their center of mass. मोहसिन जरा पानी रख देना तो, ठीक है। क्वेश्चन देखो बेटा क्या दिया हुआ है। दो पार्टिकल है जिनका मास है 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम। वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कहां कहां रखे हुए, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 3 मीटर। अब वो कहता है इनके पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता लगाओ। तो अगर मैं कहूँगा ठीक है भाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सॉल्यूशन में आप जाएंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं अपन। तो देखो भैया ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये है x इक्वल्स टू 0 मीटर्स और ये है x इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स। यहाँ पर कितने का मास है, 1 किलो का, और यहाँ कितने का मास है, 2 किलो का, है ना। अब मुझे पता लगाना है इनका मास, इनकी वैल्यू क्या है। तो चलो एक काम करते हैं, ये जो 1 किलो के मास है उसको नाम आप M1 दे दो, और जो 2 किलो का मास है उसको नाम आप M2 दे दो, है ना। और मैं कहूँगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी रहेगी, 3 मीटर्स, है ना। ये 0 ये 3 है, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, 3 मीटर्स। अब मैं कहूँगा ठीक है मुझे सेंटर ऑफ मास यहाँ से लोकेट करना है, तो x1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सेंटर ऑफ, या फिर चलो R1 पकड़ लेते हैं। चलो R1 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, M2 इंटू डी अपॉन M1 प्लस M2 है ना, M2 इंटू डी अपॉन M1 प्लस M2। अब M2 कितना है, तो बोले 2 किलो का, D यानी दोनों के बीच का फासला कितना है, M1 प्लस M2, 1 प्लस 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 3 और 3 कैंसिल, यानी कि क्या आएगा, 2 मीटर। तो पता चला इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा, है ना, 2 मीटर। कहाँ से, R1 x1 से, मतलब M1 से, सॉरी। तो हम लोग कहेंगे यहाँ से 2 मीटर, तो मतलब यहाँ पकड़ लो तकरीबन इस तरह से। तो x इज इक्वल्स टू 2 मीटर्स, ये आएगा सेंटर ऑफ मास 2 मीटर की दूरी पे, समझा, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2020 में, बहुत ही एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन, है ना।
two particles of masses 5 kilogram and 10 kilogram respectively are attached at the two ends of a rigid rod of length 1 meter with negligible mass. The center of mass of the system of the system from 5 kilogram particle is nearly at a distance of, तो फर्स्ट ऑप्शन था 33 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन था 50 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन था 67 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन था 80 सेंटीमीटर। तो देखो क्या आएगा, बिल्कुल वही तरीके से सॉल्व करना है अपने को, है ना। तो हम लोग कहेंगे कितने मासेस है, 2 है, कितना क्या क्या वैल्यू है, 5 किलो और 10 किलो। चलो जाएंगे फिर उसके पास। तो मास M1 जो है वो कितने का है, 5 किलो का है, और मास M2 कितने किलो का है, 10 किलो का है। ठीक है, दोनों के दोनों एक रिजिड रॉड से आपस में अटैच है, मतलब ये इस तरह से कुछ अटैच्ड होंगे, और रॉड का कोई मास नहीं है, तो निग्लिजिबल उसको निग्लेक्ट करना है, ऐसा समझो रॉड है ही नहीं वहाँ पे, है ना। ठीक है, और इन दोनों के बीच में का फासला कितने का है, 1 मीटर, यानी कि स्मॉल d की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर। तो उसने कहा है कि सेंटर ऑफ मास का पता लगाओ। कहाँ से पता लगाने को बोला, 5 किलो के मास से, यानी M1 से पता लगाने को बोला उसने। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर आपका R1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, M2 इंटू डी अपॉन M1 प्लस M2, है ना। M2 कितना आएगा, 10, 1 अपॉन 5 प्लस 10, है ना। तो ये कितना आ रहा है फिर, 10 अपॉन 15, यानी कि 2/3, है ना, यानी कि 0.6666 मीटर या 67 मीटर, वो है ना रिकरिंग आता रहेगा उससे, 6666 मीटर्स, और उसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 66.67 सेंटीमीटर्स, है ना। 66.67 मीटर में आएगा 0.666, जब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1/3 0.33 होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.66666 हो जाएगा। तो 0.666 को अपन 0.3 बार 6 और 1 बार 7 कर सकते हैं अपन, तो 66.6, अच्छा इसमें तो 67 ही है ना। तो उसको और अप्रॉक्स में लिखना है तो 67 सेंटीमीटर लिख सकते हैं अपन, है ना। ये आंसर था, है कि कितना आसान था, 2020 में आया था। तो देखो ये था हमारा पहला सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। तो देखो सेकंड पॉइंट, सिस्टम ऑफ n particles।
or system of large number of particles, system of n particles or system of large number of particles. Consider a system of n particles. आप इमेजिन करो कि आपके पास सिस्टम है कितने पार्टिकल्स का, n पार्टिकल्स विथ masses m1, m2, m3 dot 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 mn at position vector vector r1, vector r2, dot 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 vector rn respectively. तो भैया आप इमेजिन करो आपके पास n पार्टिकल्स का सिस्टम है ना, कई सारे पार्टिकल हैं और उनके मासेस है m1, m2, m3 डॉट 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 mn और उनका पोजीशन वेक्टर क्या है r1, वेक्टर r1, वेक्टर r2, वेक्टर r3 है ना, और वेक्टर rn और एंड सो ऑन. इस तरह से हम लोग दिए हुए हैं. हम लोग इसको डायग्रामेटिकली ऐसे बता सकते हैं. देखो बोले ये x एक्सिस, ये y एक्सिस. ये एक पहला पार्टिकल है मास m1 नाम का, वैल्यू का, नाम का नहीं वैल्यू का, और इसका पोजीशन वेक्टर यानी पोजीशन बताने वाला वेक्टर क्या है, वेक्टर r1. इसी तरह ये दूसरा पार्टिकल मास m2 का, इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर r2. इसी तरह ये तीसरा पार्टिकल मास m3 का, इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर r3. ऐसे कई सारे पार्टिकल्स होंगे. एक और मैं पार्टिकल आखिरी वाला पार्टिकल पकड़ता हूँ, nth वाला है ना, इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर r है. पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक पोजीशन बताने वाला वेक्टर. अगर मैंने कहा कि एक पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर ऐसा है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 1k कैप, कहने का मतलब क्या है, ये पार्टिकल 3 मीटर मतलब मीटर्स में मान लो ये, और ये भी काम है मीटर्स में. तो मैं ये क्या मान के चलूँगा, ये पार्टिकल 3 मीटर आगे, 4 मीटर ऊपर और 1 मीटर आगे, 3 मीटर सीधा राइट हैंड पे, 4 मीटर ऊपर और 1 मीटर आगे, मतलब ऐसा कहीं टेढ़ी पोजीशन पे ऊपर. तो ये पोजीशन बता रहा है उसकी, ये कहाँ है. तो ऐसे पार्टिकल्स कहाँ कहाँ मौजूद है, हर एक पार्टिकल की पोजीशन बताने वाला हमारे पास वेक्टर मौजूद है ना. तो अब इसका सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है. तो बेसिक सा फॉर्मूला है इसका सेंटर ऑफ मास निकालने का. Then the position vector of center of mass can be calculated as vector RCOM is equals to m1 vector r1 plus m2 vector r2 plus dot 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 plus mn vector rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn, है ना. आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं. शॉर्टकट में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n mi वेक्टर r i. समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n mi. शॉर्टकट में उसको ऐसा लिखा जा सकता है ना. ये सिर्फ अगर इतना लंबा चौड़ा लिखना जान पे आ रहा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. कहने का मतलब सम करो m मल्टीप्लाई बाय वेक्टर r का, और i की वैल्यू 1 से लेकर n तक होना चाहिए. सम करो m का, सिर्फ m का, और i की वैल्यू 1 से लेकर n तक डालते जाओ. है वही किया ना आपने, m का सम किए, i की वैल्यू 1 से लेकर n तक डालते चले गए आप. तो ये हो गया इस तरह से. अब इसका एक और अल्टरनेट मेथड भी आता है ना. ये वो मेथड हो गया कि जिसमें हम लोग डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कर रहे हैं. अगर किसी को वेक्टर से एतराज़ है ना, वेक्टर जमता ही नहीं उसको सॉल्व करके, तो उसका एक और अल्टरनेट मेथड भी आता है. तो अल्टरनेट मेथड क्या है देख लो.
अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, वो जो हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मौजूद थे, ये इधर 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 ऐसे थे ना, तो हम क्या देखेंगे, मान लो ये मास m1 है, हम सबसे पहले सिर्फ x1 पे फोकस करेंगे इसके, यानी x कोऑर्डिनेट पे, सिर्फ x कोऑर्डिनेट पे। मास m2 मान लो यहाँ है, तो इसके x कोऑर्डिनेट पे देखेंगे कितना है। इसी मास m3 यहाँ है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है वो देखेंगे। ये एक nth पार्टिकल है जिसका मास mn है, इसका x कोऑर्डिनेट देखेंगे हम लोग कहाँ है ना। तो हम लोग सिर्फ x कोऑर्डिनेट पे फोकस करेंगे, है ना, और हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ऐसा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस mn xn अपॉन, है ना, m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn, है ना, या जिसको शॉर्ट में आप ऐसा लिखते हैं समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n mi xi अपॉन समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n mi, इस तरह से, है ना। तो मैंने क्या करा, सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकाला अलग से। अब इसी तरह से y का भी चलता है कि मैं अब क्या करूंगा, फोकस इसके y कोऑर्डिनेट पे करूंगा। ये m1 मास का y कोऑर्डिनेट कहाँ है, तो बोले इधर है। इसका कहाँ है, तो बोले इधर है। इसका कहाँ है, तो बोले इधर है। इसका कहाँ है, तो बोले इधर है। मैंने सिर्फ क्या किया, उसके y कोऑर्डिनेट्स को ढूंढ के निकाला। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा फिर, तो बोले फिर वो आएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डॉट 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 प्लस mn yn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। इसको शॉर्ट में मैं लिख सकता हूँ समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n mi yi अपॉन समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n mi, है ना। इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। वैसे ही अगर उसका z कोऑर्डिनेट निकालते बैठूँ मैं, सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस डॉट 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 प्लस mn zn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। जिसको शॉर्टकट में चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n mi zi अपॉन समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n जस्ट mi, है ना। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी रहेगी आपको कौन सा यूज करना है, उसके हिसाब से आपको सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। चलो फटाफट पे जल्दी से प्रॉब्लम लेते हैं। एक हम लोग प्रॉब्लम ये मेथड से सॉल्व करके देखेंगे और एक प्रॉब्लम हम लोग ये मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। Example, the position vector of three particles of masses m1 equals to 1 kilogram, m2 equals to 2 kilogram and m3 equals to 3 kilogram are vector r1 equals to I cap plus 4j cap plus k cap meters, comma vector r2 equals to I cap plus j cap plus k cap meters and vector r3 equals to 2I cap minus j cap minus 2k cap meters respectively. Find the position of center of mass. Find the position of center of mass. चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग नॉमेनक्लेचर्स कर लेंगे। जैसा वैसे ज़रूरत तो नहीं है, डायरेक्ट इसमें दिया हुआ है m1 m2 m3 दिया हुआ है 6,
वेक्टर R1, वेक्टर R2, वेक्टर R3 भी दिया हुआ है। अब हम लोग पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है, m1 वेक्टर R1 प्लस m2 वेक्टर R2 प्लस m3 वेक्टर R3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये बेसिक फॉर्मूला अपने पास। चल डालते वैल्यूज़ के अंदर। m1 कितना है 1 किलोग्राम, वेक्टर R1 की वैल्यू लिखो i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप प्लस m2 कितना है 2 किलोग्राम। एक मिनट, जगह कम पड़ेगी मुझको उधर, मैं इसको इधर से लिखता हूँ फिर से। तो हाँ 1 किलोग्राम i कैप 4j कैप प्लस k कैप प्लस 2 किलोग्राम i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस 3 किलोग्राम। अब इसकी पोजीशन क्या है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप और फिर इसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 से। सही है, 1 प्लस 2 प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे। तो चलो फिर देखते हैं कैलकुलेशन क्या आता है। सबसे पहले तो वो जो ब्रैकेट के बाहर के नंबर है मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। तो जब ये 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा i कैप 4j कैप प्लस k कैप, है ना, प्लस अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3 2 जा 6 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप, है ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब चलो पहले सिर्फ i कैप वाले पे फोकस करो। i कैप 2i कैप 6i कैप, तो 1 प्लस 2 3 3 प्लस 6 9। तो मैं बोलूँगा भैया वैल्यू क्या आने वाली है 9i कैप। अब इस पर फोकस करो 4j कैप वाला, जे कैप वाले सारे नंबरों पे फोकस करो, है ना। 4 प्लस 2 6 6 माइनस 3 क्या आएगा प्लस 3, तो प्लस 3 जे कैप प्लस। अब चलो इन पे फोकस करते अपन, एंड अगेन के कैप प्लस 2k कैप माइनस 6k कैप, तो 1 प्लस 2 3 3 माइनस 6 माइनस 3, तो माइनस 3k कैप डिवाइडेड बाय 6, है ना। अगर मैं चाहूँ तो 3 को बाहर निकाल सकता हूँ कॉमन, तो 3 बाय 6 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, तो 1 ज़ा 2 ज़ा, तो 1 बाय 2 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, है ना। तो ये इस तरह से ये इसका हमने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग ने लोकेट किया। आया समझ में। अब यहाँ हम लोग ने पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल किए थे। अब आखिरी प्रॉब्लम जिसमें हम लोग क्या करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, मतलब मैं x का अलग से निकालूंगा, y का अलग से और z का अलग से। Four particles of masses 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram and 4 kilogram are placed at the four vertices A, B, C and D as shown in figure. Of a square of side 1 meter as shown in figure. Find
the position of center of mass of system of particles, find the position of center of mass of system of particles. तो क्वेश्चन में ही आपको डायग्राम दिया रहेगा। तो इस तरह से आपके 4 मासेस हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ए बी सी डी। और जैसा कि इसने कहा है ए बी सी डी, ये साइड 1 मीटर का है, ये भी साइड 1 मीटर का है। आया सुने? तो हर एक का ये डायग्राम में बताएगा ऑलरेडी आपको कि कौन सा कहाँ पर है ना, क्योंकि ए बी सी डी तो कैसे भी लिया जा सकता है। आप ऐसा भी ले सकते हो, ए बी सी डी अपने मन से लोगे, हो सकता है कोई ऐसा ले ले, कोई यहाँ से शुरुआत करे, तो हर किसी का आंसर अलग अलग आ जाएगा फिर। तो इसीलिए वो ऑलरेडी डायग्राम में देगा, मेंशन करेगा। चलो अब करते हैं उनका नामकरण। तो जो पार्टिकल ए पर है उसको मैं M1 नाम दूंगा। M1 की वैल्यू कितनी है? 1 किलोग्राम। अब देखो, आप देख सकते हैं सारे के सारे पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, कोई भी आगे पीछे जेड एक्सिस पे नहीं है। तो हर एक का जेड कोऑर्डिनेट क्या आने वाला है? 0, है ना। जेड की कोई वैल्यू नहीं आने वाली, आएगी तो एक्स की वैल्यू आएगी और वाई की वैल्यू आएगी। तो M1 की वैल्यू है 1 किलोग्राम। तो x1, y1 कितना होगा? चल बता, तो x1, y1 कितना होगा? हाँ, 0 और 1। जैसे कि कहाँ है, एक्स एक्सिस पे 0 है और वाई एक्सिस पे 1 है, तो क्या आ जाएगा? 0,1 मीटर्स। अच्छा चल ठीक है। M2 इज इक्वल टू क्या है बेटा? 2 किलोग्राम। तो x2, y2, तो जो पार्टिकल आपका B पार्टिकल है उसको नाम मैं M2 दे रहा हूँ, ये B पार्टिकल को नाम M2 दे रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू है 2 किलोग्राम। अब उसका लोकेशन बता, एक्स एक्सिस पे कितना है वो? वाई एक्सिस पे भी 1 है, तो 1,1। चल अब बारी आई M3, 3 किलोग्राम। तो x3, y3, ये वाला है ना। कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पे 1 है इसकी वैल्यू, y पे 0 है, तो 1,0 मीटर्स। चलो अब बात है चौथे वाली की बारी, 4 किलोग्राम। तो x4, y4, इसकी क्या है लोकेशन? 0,0, क्योंकि ओरिजिन पे है ना वो, तो 0,0। तो जैसे कि हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हाँ पहले x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, फिर y, फिर z तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि z का तो 0 ही आने वाला है, तो सिर्फ x और y का निकालना है। x एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास या x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या आएगा? M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 प्लस M4 x4 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। M1 कितना है? 1 किलोग्राम। x1 लोकेशन कितना आ रहा है उसका? x1 की वैल्यू क्या आ रही है? 0 है ना, तो 0 प्लस M2 कितना है? 2 किलोग्राम। x2 की वैल्यू क्या है? 1 प्लस M3 कितना है? 3 किलोग्राम, उसकी वैल्यू कितनी है? 1। M4 कितना है? 4 किलोग्राम, उसकी वैल्यू क्या है? 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अच्छा ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ रहा है फिर? ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा? 5। और ये कितना आ रहा? 10 हो रहा है ना, 7 3 हाँ बाटा 10, तो ये 1/2 यानी कि 0.5 मीटर्स है ना। और अब YCOM क्या आएगा? M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 प्लस M4 Y4 अपॉन
m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। चल m1 कितना है 1 किलोग्राम, y1 की वैल्यू क्या है 1, प्लस m2 कितना है 2 किलोग्राम, y2 की वैल्यू क्या है 1, प्लस m3 कितना है 3 किलोग्राम, y3 की वैल्यू क्या है 0, m4 कितना है 4 किलोग्राम, उसकी y4 की वैल्यू क्या है 0 अपॉन 10, है ना, क्योंकि m1 प्लस m2 10 होता है। अब इसकी वैल्यू हो गई 0, इसकी वैल्यू भी हो गई 0, क्या बचा ये 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 10 यानी कि 0.3, है कि नहीं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फिर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे आएगा, XCOM इज इक्वल्स टू YCOM, और अगर आप चाहते हैं तो ZCOM, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कितना रहेगा वो 0.5, 0.3, 0, ये इसका लोकेशन आ जाएगा। आया समझ में, 0.5, 0.3 सही है, ठीक है। तो यहीं तक के तो आप लोगों ने देख लिया, बाकी सब कैसा है।